तो आइए दोस्तों जुड़ते हैं आज के मुद्दे से। तो जुड़िए टॉप एजुकेटर से, क्वालिटी कंटेंट से और एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बन करके यूपीएससी को सीएससी को हिंदी मीडियम में क्रैक कीजिए। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लीजिए, यूपीसीएससी को क्रैक कीजिए। यह लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत जरूरी है, इसका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साथ विद्यार्थी को पैकेज के रूप में यह सक्सेस का कैप्सूल कोर्स दे देता है। अब कहोगे कैसे दे देता है, तो उसकी कुछ खूबियां हैं। खूबियां ये हैं जिसे हम कैप्सूल कोर्स कहते हैं कि पहली खूबी है डेली लाइव क्लासेज। इस जो डेली आपकी लाइव क्लासेज होती है, उस लाइव क्लासेज को इस कदर डिजाइन किया गया है कि उसमें आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, एंगेज रह सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, आंसर पोल कर सकते हैं। अर्थात संवाद की पूरी गुंजाइश है, संवाद की बहुत गुंजाइश है। और ये जो संवाद की पूरी गुंजाइश है एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच, ये इस लाइव क्लासेज को, वर्चुअल क्लासेज को एक्चुअल क्लासेज में तब्दील कर देती है। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि लाइव टेस्ट एंड क्विज, ये जो लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, इस लाइव टेस्ट के माध्यम से, इस क्विज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को बार बार मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। और मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते धीरे धीरे यह टेस्ट और क्विज आपकी सारी कमियों को दूर कर देता है। और कमियों का दूर होना ही तो सक्सेस है। कमियां दूर हो गई तो आप सक्सेस हो गए। तो इस कैप्सूल कोर्स की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता स्ट्रक्चरड कोर्स है, बड़ी मजेदार चीज है, इस पर थोड़ा बात करेंगे हम। सिविल सर्विसेज में जनरल स्टडीज का सिलेबस जो है वह यूपीएससी तो दे देती है एक टॉपिक और कहती है जनरल स्टडी है, सामान्य अध्ययन है, लेकिन सवाल सारे पूछते हैं असामान्य। मतलब उसने जो टॉपिक डिफाइन किया है बहुत बेहतर डिफाइन नहीं किया, मोटे तौर पर दे दिया है। जो टॉपिक है उससे बाहर भी जाकर के बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ऐसे में किसी भी विद्यार्थी की तैयारी के दौरान, पढ़ाई के दौरान उसके सामने बिखराव की समस्याएं बहुत जबरदस्त आती हैं। इस बिखराव की समस्याओं को दूर करने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है कि कोर्स को स्ट्रक्चरल कर दिया जाए। ठीक, सिलेबस के बिखराव की समस्या को दूर किया जाए, उसे कंसाइज करके स्टूडेंट के सामने दे दिया जाए। और अनएकेडमिक आपको ये देती है। प्रत्येक टॉपिक पर आपको बेहतर क्लासेज अवेलेबल हैं। साथ साथ आपको अनलिमिटेड एसेस मिलता है। अनलिमिटेड एसेस का मतलब होता है एक सब्सक्रिप्शन लीजिए और उस एक सब्सक्रिप्शन पर आप अपने सारे के सारे लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो आपके अपने प्रीमाइसेस पर, अपने डिवाइस पर अवेलेबल रहेंगे। तो ये चार चीजें, ये एक प्रकार से सक्सेस का कैप्सूल कोर्स है। एक सब पैकेज के रूप में आपको सफलता दे दी जाती है। लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, सक्सेस होइए। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए जल्दी से जल्दी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, मुझसे जुड़ें। अपने 10 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। उनसे जुड़े, उनसे पढ़ें। अगर हम कोर्सेज की बात करें, प्लान की बात करें, तो दो प्रकार की कोर्सेज हैं। एक यूपीएससी जीएस प्लस प्रोग्राम है, एक यूपीएससी जीएस आइकॉनिक प्रोग्राम। अगर हम पहले प्लस की चर्चा करेंगे, यहाँ आपकी स्क्रीन पर प्लस दिख रहा है। तो 1 महीने का है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12, 24, 36 सभी प्रकार का है। लेकिन अगर प्रोग्राम की हम बात करें तो अधिकतर प्रोग्राम 12 महीने का है, 24 महीने का है। समझ में आ गई बात? 12 महीने का भी प्रोग्राम है, 24 महीने का भी प्रोग्राम है। ये जो 12 महीने का प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम आपको अगर देखिए तो मिलता है 49,500 रुपये में, अर्थात 4125 रुपये पर मंथली ईएमआई है। लेकिन 24 महीना देखते हैं तो पर मंथ आपका फीस पड़ता है 3000 रुपये। अब सोचिए, यूपीएस यूपीएससी की तैयारी में भी लगते हैं 24 महीने, तो तुलना कीजिए तो 1 महीने का पड़ रहा है 9000, लेकिन 24 महीने का प्रोग्राम ले रहे हैं तो पड़ रहा है कितना, 3000। और इस 3000 पर भी जब आप रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल करते हैं 10% छूट हो जाती है, पर महीना पड़ जाता है 2700 रुपये। अब 2700 रुपये में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मान ले रहे हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल रहा है, स्ट्रक्चरल शेड्यूल मिल रहा है, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप आसानी से आंख मूंद करके प्लस प्रोग्राम को ले सकते हो। मेरा रेफरल कोड लोकेश 1 जरूर इस्तेमाल करें। वैसे ही आइकॉनिक प्रोग्राम है, ये भी 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का है। तो अगर यहां भी 24 महीने की बात करें तो यहां 4458 रुपये फीस है। यहां भी जब रेफरल कोड लोकेश 1 इस्तेमाल करते हैं तो 4000 हो जाता है। अब 4000 रुपये महीने देने के बाद 2 सालों तक आपको रोज रेगुलर लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है, स्ट्रक्चरल शेड्यूल प्राप्त होता है, पर्सनल कोच प्राप्त होता है, डेली मेंस आंसर, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का प्रोग्राम चलता है, स्टडी प्लानर है, पर्सनल फीडबैक है। ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं।
समझ में आ गई बात नहीं? ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। तो क्यों ना हम सिर्फ 4,000 रुपये महीने पर इतनी सारी चीज़ों का लाभ उठाएं, आइकॉनिक प्रोग्राम लें और अपने सक्सेस को आसान कर दें। तो आप इजीली आइकॉनिक प्रोग्राम लीजिए। वैसे ही जो ऑप्शनल का मामला है, कोई भी ऑप्शनल हो, कोई भी ऑप्शनल आप चुनिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुनिए, आप साइकोलॉजी चुनिए, सोशियोलॉजी चुनिए, ज्योग्राफी चुनिए, हिस्ट्री चुनिए, इकोनॉमिक्स चुनिए, एंथ्रोपोलॉजी चुनिए, एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स चुनिए, मैथ्री हिंदी लिटरेचर चुनिए, कन्नड़ लिटरेचर चुनिए, लॉ चुनिए, कुछ भी चुनिए, आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के साथ क्लासेज अवेलेबल हैं। यहाँ भी 12 महीने का 27,500, 24 महीने का 40,000 फीस है, 36 महीने का तो 50,000 और कम है। तो कोई भी 12, 24, 36 महीने में से ही कोई लीजिए। यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड लोकेश1 इस्तेमाल कीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए। तो आप ऑप्शनल की भी बेहतर तैयारी हो जाएगी, जीएस की भी बेहतर तैयारी हो जाएगी, प्रीमियम इंटरव्यू सबकी तैयारी हो जाएगी और आपकी सक्सेस ईजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज की बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कार्बन मार्केट, इसे हम कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो हम दो रूपों में इसे कह सकते हैं, या तो हम कार्बन बाजार कह देंगे, या तो इसे हम कह देंगे कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन का व्यापार। तो मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको। यह आपकी इकोनॉमी में भी है, क्योंकि आज की इकोनॉमी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल की इकोनॉमी है, एक नया बाजार उभर करके आया है जिसे हम कहते हैं कार्बन मार्केट। और आप पिछले 10 सालों में देखिएगा, जब से ये बाजार उभरा है, हर 2 साल पर इसे सवाल पूछ दिया जाता है, हर 2 साल पर इसे सवाल पूछ दिया जाता है। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जाकर के प्रीलिम्स का ही पेपर उठा करके देखिए, तो पिछले 2014 से लेकर के 2020 की प्री तक 4 बार 4 साल इसमें सवाल पूछा गया। हर साल कहीं न कहीं सवाल पूछ दे रहा है। मेंस में भी ये 2 सेक्शन से जुड़ता है, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से, न्यू मार्केट से, इकोनॉमी का टॉपिक है वहां से जुड़ता है। दूसरा इकोलॉजी इन्वायरमेंट का भी कार्बन ट्रेडिंग टॉपिक है, यानी इकोनॉमी में भी कार्बन बाजार है और इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी कार्बन बाजार है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया है, क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे इसका ट्रेडिशनल पार्ट है, ठीक, कि कार्बन बाजार से कहाँ आया। तो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा पृथ्वी सम्मेलन कैसे हुआ, अर्थ समिट कैसे हुआ, पृथ्वी सम्मेलन कैसे हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कैसे हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल में कैसे कार्बन पर नियंत्रण की बात उठाई गई, उसके बाद यह हुआ कि कैसे होगा विकसित देशों के लिए कार्बन मार्केट खोला गया, ठीक, तो कैसे कैसे कार्बन मार्केट काम करता। तो ये सब बातें इकोलॉजी इन्वायरमेंट की है। लेकिन कार्बन मार्केट कैसे खोल दिया गया, कार्बन एक्सचेंज कैसे हुए, कार्बन व्यापार कैसे होता है, एक देश अपने कार्बन को किस प्रक्रिया से बेचता है, कौन खरीदता है, भारत किसको बेचता है, किसको खरीदता है, ये इकोनॉमी के मामले हैं। तो देखा गया है कि जब इकोनॉमी के मामले से सवाल पूछा जाता है, तो जब तक आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला नहीं समझोगे, यहां भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि 2 सेक्शन है, एक कार्बन बाजार काम कैसे करता है, मार्केट कैसे काम करता है, कार्बन सेंसेक्स क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या, इकोनॉमी का मामला है। लेकिन कार्बन बाजार की उत्पत्ति कहां से हुई? तो पृथ्वी सम्मेलन के बाद जब क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन मार्केट की उत्पत्ति हुई। तो कार्बन मार्केट की उत्पत्ति कहां से हुई, कार्बन की जरूरत कहां से पड़ी, ये सारी चीजें हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट का एडवांस वर्जन। और कार्बन मार्केट का मैकेनिज्म कैसे है, काम कैसे करता है, इसके खरीदा बेचा कैसे जाता है, ये इकोनॉमी का टॉपिक है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया है। समझ में आ गई बात? यानी आज आप लोग इकोनॉमी का भी टॉपिक पढ़ोगे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का भी टॉपिक पढ़ोगे, और उसको टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम आपको कार्बन का बेसिक बताएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि तमाम, अब देखो मेंस में पूछेगा, यहां प्रीलिम्स का भी टॉपिक आएगा, मेंस का भी टॉपिक आएगा, इंटरव्यू का भी टॉपिक है। प्रीलिम्स में कार्बन के बेसिक से सवाल पूछा जाता है, तो मैं सीधे कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन मार्केट की उत्पत्ति कहां से हुई, फिर बाद में इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ कार्बन की बेसिक जानकारी दे दूंगा। क्योंकि मैंने देखा, जैसे फ्लोरीन दिख रहा है, यूपीएससी में सवाल पूछ दिया गया है, आपके देख रहा है कि कौन सा कार्बन का प्ररूप है, ठीक। तो कार्बन के बारे में हम जानकारी करेंगे। पहले मैं आपको 10-15 मिनट थोड़ा इस कार्बन की कहानी समझाता हूं, क्योंकि जब तक कार्बन की कहानी समझोगे नहीं, तब तक आप कार्बन ट्रेडिंग की उत्पत्ति कहां से हुई वो नहीं समझ पाओगे, और कार्बन ट्रेडिंग की उत्पत्ति कहां से हुई ये नहीं समझोगे तो कार्बन मार्केट नहीं समझोगे। तो बात करते हैं कार्बन। जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, कार्बन बहाया जाता है। हमारा शरीर सड़ेगा, गलेगा, ठीक, तो किसमें टूट जाएगा, फाइनली कार्बन में टूटेगा। हमारा जो जीव है, शरीर है, यह टूटेगा। मान लो जब जीव सड़ जाता है, आप देखते होगे कि कोई जीव मर गया, फेंक दिया जाए कहीं, मनुष्य के शरीर को मिट्टी में दफन कर दिया, कुछ दिन बाद खोदा जाए तो कोई भी मांस दिखता नहीं है, तो जाता कहाँ है,
यह डिकम्पोज होते होते धीरे धीरे अपने फाइनल प्रोडक्ट कार्बन में टूट जाता है, जो अर्थात जो हमारे शरीर की बनावट है बनी ही है कार्बन से। वैसे जीव जंतु भी कार्बन से बने हैं, पेड़ पौधे भी। जितनी डिकम्पोज होने वाली वस्तु है, पेड़ पौधे क्या है, काट के रख देंगे, पानी में सड़ेगा, नष्ट होगा, तो किससे बना है, कार्बन से बना है। यानी हम कह सकते हैं कि समस्त जो जीवधारी हैं, और जब हम जीवधारियों की बात करते हैं तो छोटे से लेकर बड़ा तक आता है, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे एल्गी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, सब कार्बन से बने हुए हैं। ठीक, अगर कार्बन की देखा जाए तो यह शुद्ध रूप में भी पाया जाता है, अशुद्ध रूप में भी पाया जाता है। यानी जब कार्बन पूरा का पूरा प्योर हो जाता है, परफेक्ट ठोस रूप में आ जाता है, तो यह हीरे या ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। यही कार्बन, अब देखो कार्बन मिट्टी में जाता है, सड़ता है, ह्यूमस बनाता है, यही बहुत नीचे चल जाता है तो कोयला बन जाता है, कोक बन जाता है, चारकोल बन जाता है, काजल बन जाता है जो आंखों में लगाते हैं, गैस कार्बन की, जो नेचुरल गैस है कार्बन ही है। वहीं उससे जब नीचे चला जाता है और प्यूरिफाई हो जाता है तो हीरा में तब्दील हो जाता है, ग्रेफाइट में तब्दील हो जाता है। एक नया तत्व तो खोजा गया, बनाया गया लेबोरेटरी में, जिसे फ्लोरीन कहा जा रहा है। इसका बहुत उपयोग हो रहा है आज की मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कल से एक पर मैं 6 से 7 बजे जब साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा बताऊंगा ये सब बनते कैसे हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये पूरी दुनिया ही कार्बन पर खड़ी हुई है। शुद्ध रूप में हीरे ग्रेफाइट में तो पाया जाता है, लेकिन यही कैसे पूरी दुनिया इस पर खड़ी हुई है। तो देखो, पूरी दुनिया भोजन के लिए किस पर खड़ी है। हमने एक शब्द किया पूरी दुनिया कार्बन पर खड़ी है, तो आप कहोगे पूरी दुनिया कार्बन पर कैसे खड़ी है सर। तो देखो, पूरी दुनिया भोजन के लिए किस पर खड़ी है। तो पूरी दुनिया को भोजन उपलब्ध होता है, समस्त जीवधारियों को जो भोजन उपलब्ध कराते हैं वो पौधे भोजन उपलब्ध कराते हैं। और पौधे अपना भोजन कहां से कैसे बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। इन्हीं प्रक्रिया से पौधे जीवित होते हैं। तो गेहूं है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, गेहूं के बीज बनेंगे, धान बनेंगे, चावल बनेंगे, फल बनेंगे। जो शाकाहारी हैं इनको खाएंगे, जो मांसाहारी हैं वो जो मांसाहारी जीव बकरिया भेड़ इत्यादि हैं वो पौधों के पत्तियों के खाएंगे, वो जीव उनको खाएंगे, वो जीव उनको खाएंगे, मनुष्य भी खाएगा। यानी मनुष्य शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, हम सीधे मान के तो भोजन का स्रोत क्या है, पौधा ही। तो पौधा भोजन कहां से बनाता है, तो पौधा अपना भोजन बनाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, और उसी प्रक्रिया में पौधा अपना भोजन भी बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है। अर्थात समझना, हमें जिंदा रहने के लिए दो चीजों की जरूरत है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए खाना। तो खाने के लिए भी खाना भी फाइनली प्रकृति में कहां बन रहा है, तो खाने के लिए जो खाना बन रहा है फाइनली प्रकृति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बन रहा है। और जो सांस लेने के हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें वो भी कहां बन रहा है, वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बन जाता है। इसलिए कार्बन इस समस्त पृथ्वी का, समस्त जीवित जगत का बेसिक चीज है, बेसिक यूनिवर्सल मटेरियल है इसे कहा जाता है। तो एक चीज तो ये बन गया कि ऑक्सीजन बना रहा है, भोजन बना रहा है। इसके अलावा इस पृथ्वी पर जो आप तापमान देखते हो इसके लिए भी कार्बन जिम्मेदार है। क्योंकि होता क्या है, पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, बात समझ लें। अब होता क्या है कि सूर्य से सूर्य की किरणें निकल रही हैं, तो सूर्य की किरणें जब आती हैं तो छोटी छोटी लघु तरंगों के रूप में होती हैं, शॉर्ट वेव्स के रूप में होती हैं। तो कार्बन उन्हें आने देता है, यानी किरणें आई पृथ्वी पर टकराई, लेकिन जो किरणें पृथ्वी पर टकराती है टकराने के बाद भगने लगती हैं, तो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी के बाहर जाने लगती हैं, और इस रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया में उनका कैरेक्टर बदल जाता है। वे लघु तरंगों से दीर्घ तरंगों में तब्दील हो जाती हैं, शॉर्ट वेव से लॉन्ग वेव्स में तब्दील हो जाती हैं, और ये कार्बन उस लॉन्ग वेव्स के रोकने लगता है। तो थोड़ा सा ही कार्बन है तो थोड़ी सी लॉन्ग वेव्स के रोक लेगा, वही जो लॉन्ग वेव्स, वही जो दीर्घ तरंगे जिन्हें वापस जाते हुए कार्बन रोक देता है, वही पृथ्वी के आसपास इकट्ठी रहती हैं, और वही पृथ्वी पर गर्मी के लिए, तापमान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। अर्थात ये कार्बन ना रहता तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाती, इस पर जीवन न होता। तो कार्बन सिर्फ जीवों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ही नहीं उपलब्ध कराता है, भोजन ही नहीं उपलब्ध कराता है, बल्कि पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करके इस पृथ्वी को रहने लायक बनाता है कार्बन। इसलिए बाल बारी से यूनिवर्सल मटेरियल कहा जाता है। ये रही कार्बन की बैकग्राउंड। अब ठीक, कुछ और बातें एक एक लाइन की। इसे मैंने इस कार्बन को मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि चुन्नू मुन्नू टाइप के छोटे छोटे सवाल प्रीलिम्स में इत्यादि आते हैं। मेरे विद्यार्थी अभी सामने नहीं है, मैं बहुत मिस कर रहा हूं, 1-2 दिन बाद तो ये प्रॉब्लम दूर होगी, तो संवाद करेंगे। तो वहां मैं बताता है यहाँ कैसे कैसे चुन्नू मुन्नू, तो पहले चुन्नू मुन्नू पढ़ ले, अभी अब इसके एडवांस लेवल कार्बन मार्केट पर, कार्बन ट्रेडिंग पर आएंगे। और जाहिर सी बात है
अब तो आप लोग मुझसे बहुत दिन से पढ़ रहे हो तो स्टाइल भी समझ में आ गई होगी। कोई भी टॉपिक मैं जब चुनता हूँ पहले उसकी बेसिक्स की बातें बताता हूँ, 1 घंटे की क्लास में कम से कम 10 से 15 मिनट। उसके बाद क्रमशः उसको एडवांस पर ले जाता हूँ और तुरंत सबसे एडवांस पर ले जाकर के सब चीज़ों को कंप्लीट कर देता हूँ। तो अभी थोड़ी सी कार्बन की बेसिक तो जान गए यूनिवर्सल मटेरियल कैसा है, ठीक कैसे है, क्लियर हो गई। अब कार्बन के बारे में एक और बड़ी मजेदार चीज है, यह इस वातावरण का ऐसा तत्व है जो नष्ट ही नहीं होता। याद रखना, कार्बन नष्ट नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में तब्दील हो जाता है। जैसे ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है, वैसे कार्बन इस प्रकृति का ऐसा तत्व है जो नष्ट नहीं होता। कैसे, ठीक जैसे मान लो पेड़ पौधे और जीव के शरीर का कार्बन था, उदाहरण से पेड़ पौधे मर गए, जीव मर गए, मिट्टी पर मिट्टी उनके नीचे गिर गई, ठीक धीरे 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 वो गहराई में जाते रहे, मिट्टियों का लेवल आता रहा, तो वही जमीन के भीतर गए, ठीक और वही सड़े गले और हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो गए। और वही हाइड्रोकार्बन आज हमें पेट्रोलियम के रूप में उपलब्ध है, तो कोयले के रूप में उपलब्ध है। यानी जो कोयला और पेट्रोलियम है वो किस रूप, क्या है, कार्बन ही है। तात्पर्य है कार्बन नष्ट नहीं होता। हमारे आपके शरीर में कार्बन है, सड़ेंगे गलेंगे, ठीक पेड़ पौधों में कार्बन है, तो वो ट्रांसफॉर्म किसके रूप में हो जाएगा, कभी कोयले के रूप में हो जाएगा, कभी पेट्रोलियम के रूप में हो जाएगा। पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन का संसार कार्बन से ही बना है। एक बात और ध्यान, ठीक अगली बात यह है, ठीक कि एक राष्ट्र की प्रकृति में अगर आधुनिक अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उद्योग धंधे जिन प्रक्रियाओं से आगे बढ़ते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड का ही उत्सर्जन होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन, कोयला, पेट्रोलियम जलेगा तो हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन होगा। तो हाल के दिनों में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और पृथ्वी से टकराकर वापस जाने वाली जो गैसें हों, जो दीर्घ तरंगे, उनको रोक कौन रहा है, कार्बन रोक रहा है। तो जब दीर्घ तरंगों को कार्बन ही रोक रहा है तो कार्बन अधिक हो जाएगा, दीर्घ तरंगे अधिक रुकने लगेंगी, तो पूरे के पूरे पृथ्वी का, ग्लोब का तापमान क्या हो जाएगा, अधिक होने लगेगा। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार कौन है, कार्बन है। और यही ग्लोबल वार्मिंग जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, अर्थात क्लाइमेट चेंज के लिए भी जिम्मेदार कौन है, कार्बन है। तो ये बड़ा बेचारा आजकल बदनाम सा हो गया है। लोग समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बुरी चीज़ है, कार्बन बहुत बुरा चीज़ है। नहीं, कार्बन बुरा चीज़ नहीं है जितना इसे बदनाम कर दिया गया। दरअसल प्रकृति जो है वो एक बैलेंस पर खड़ी है और इस प्रकृति में सभी तत्वों का बैलेंस होना चाहिए, वैसे कार्बन का भी बैलेंस होना चाहिए। जब कार्बन बैलेंस की स्थिति में रहता है तो यह यूनिवर्सल मटेरियल बना देता है, जिससे जीव बनते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं, पेट्रोलियम बनता है, भोजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कोयला बनता है, हीरा बनता है, फर्रूख बनता है, मिट्टी में ह्यूमस बनते हैं, जैविक पदार्थ बनते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनती है, सब कार्बन ही करता है। लेकिन यही अधिक हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है और दुनिया के अस्तित्व पर संकट सामने आ जाता है। इसलिए इसके बैलेंस को बनाना जरूरी है और इसके बैलेंस को ही बनाने के लिए कार्बन ट्रेडिंग की प्रक्रियाएं आई, कार्बन बाजार आया। अभी हम पढ़ेंगे आपको कैसे कैसे क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या हुआ। अब कार्बन उत्सर्जन की बात करते हैं, ठीक तो सीधी सी बात है कि सभी देश क्या कर रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां कर रहे हैं और औद्योगिक गतिविधियों के कारण जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसें वही गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। इसमें सबसे प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक अर्थात पूरे के पूरे अर्थ का जो तापमान बढ़ रहा है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब हमें आने से पहले कुछ टर्म जानने होंगे। हम सीधे एडवांस वर्जन पर आए तो कुछ टर्म जानने होंगे क्योंकि ये टर्म आगे उपयोग आएंगे। देखो, एक शब्द आता है कार्बन फुटप्रिंट, एक शब्द आता है कार्बन फुटप्रिंट, इसे हम कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट भी कहते हैं। यानी शब्द आ जाएगा कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट या सीधे आ जाएगा कार्बन फुटप्रिंट। तो कहोगे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा की गई कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को ही कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यानी हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना कार्बन उत्सर्जित करेगा, इसे क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। या कोई इंस्टीट्यूट है, कोई इंडस्ट्री है, एक अपने जीवन काल में कितना कार्बन उत्सर्जन करेगी, इसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अब दरअसल है कि पृथ्वी पर रहने वाले गांधी जी एक बात कहते थे, बहुत बढ़िया बात कहते थे, और पूरी पृथ्वी को एक दिन उन्हीं की बात पर आकर के खड़ा होना हो।
वे कहते थे कि पूरी की पूरी जो ये दुनिया है यह आपकी जरूरत को पूरा कर सकती है, आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। तो कहा जाता है कि हर व्यक्ति की जरूरत है, उसके हिसाब से उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, निश्चित है। हर व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट है, हमारा, आपका, सबका। अगर हम अपनी जरूरत भर के ही कार्बन फुटप्रिंट का उत्सर्जन करते हैं तब तो कार्बन बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर हम अपनी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा देते हैं, जैसे सपोज दैट एक व्यक्ति है, ठीक, वो साइकिल से चलता है, वो साइकिल का अधिक प्रयोग करता है, तो वह अपने जीवन काल में कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन का उत्सर्जन क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, कॉलोनी के चौक पर भी जाता है तो बाइक से ही जाता है, बाइक से उतरता ही नहीं है। 1 किलोमीटर पर भी जा, कुछ लोग होता है ना, 1 किलोमीटर जाना पैदल ही चल दिए, 2-4 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं। उसके बाद वाली यात्रा आएगी तो अपनी बाइक से जाएंगे या कार से जाएंगे या किसी बस में बैठ के जाएंगे। अब सोचो, एक व्यक्ति बस में बैठ के जा रहा है तो बस में जितने लोग जा रहे हैं उतने लोगों के हिस्से का कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी कार से जा रहा है, ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। अर्थात सबके द्वारा कार्बन उत्सर्जन की मात्रा सुनिश्चित होती है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट से ज्यादा का कार्बन उत्सर्जन कर लेते हैं। अब कार्बन ट्रेडिंग में यही बात होगी कि अगर मान लो भारत, तो यहां देश का भी कार्बन फुटप्रिंट निकाला जाता है, चलो भारत का कार्बन फुटप्रिंट इतना हुआ, समझ में आ गई बात। तो भारत उससे कम उत्सर्जन कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। अगर भारत उससे एक साल में कम उत्सर्जन कर रहा है तो अपने जितना बच गया उसको बेचेगा। अब जो बेचेगा, बड़ा मजेदार है कि एक अदृश्य बाजार है जिसमें बिकता कुछ नहीं, केवल पैसा मिलता है। मैं बताऊंगा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बेचा है। तो कार्बन फुटप्रिंट से समझ गए, मतलब हर व्यक्ति के जीवन काल में कार्बन उत्सर्जन करने की जो फिक्स मात्रा होती है उसे ही कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यह संस्थाओं पर भी लागू होती है, ठीक। यह जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है या टोटल ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में होता है। मान लो हम हैं, कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं फिक्स है, लेकिन वहीं जब हम एसी का दिन रात इस्तेमाल करने लगेंगे, एयर कंडीशनर का, हम फ्रिज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, हम अपनी पर्सनल व्हीकल का, ऑफिस जा रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि गुड़गांव में जाम लगा रहता है, तो जब कार का दरवाजा झाँक झाँक करके देखो, मैं कई बार जाता हूं, देखता हूं कि प्रत्येक कार में एक ही व्यक्ति बैठा हुआ ड्राइव करते हुए ऑफिस ले जा रहा है। वह उसकी जरूरत नहीं है, उसको दिखाना है, शौक है उसका, अच्छा देखो मेरे पास कार है, वो मेट्रो से भी जा सकता है। समझ में आ गई बात। तो मान लो वो मेट्रो से जाता, तो मेट्रो से इतने लोग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक से चल रही है, कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रहा है। लेकिन एक कार में एक व्यक्ति बैठ के जा रहा है तो कार्बन उत्सर्जन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बहुत मजेदार चीज लाई थी, व्हीकल्स पूल। ऐड भी आता है कि गाड़ियां पूल करें, मतलब एक ऑफिस में, एक संस्थान में काम करने वाले लोग एक दिन एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके जाए, 5 लोग उसमें बैठ जाए, दूसरा दूसरे दिन लेके जाए, 5 लोग उसमें बैठ जाए। इसी को कहते हैं ना व्हीकल्स पूल। इससे क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, ठीक। समझ में आ गई बात। वैसे ही कार्बन फुटप्रिंट में हम कहें कि ग्रीन हाउस गैसों भी शामिल किया जाता है, तो जब इसकी परिभाषा निकाली जाती है तो कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तात्पर्य सीधी है कि एक व्यक्ति कितना ग्रीन हाउस गैस उत्पादित कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे, ठीक। समझ में आ गई बात। और इसे ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है। इसके यूनिट एक बार पूछा गया था एक एग्जाम में, जिसको ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है। यहां तक बात हो गई। अब कहानी आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कार्बन क्रेडिट पर, ठीक। कार्बन क्रेडिट, कार्बन का व्यापार, कार्बन का मूल्य निर्धारण। देखो एक आदमी, समझना, इस चित्र में कुछ कहा गया है। ये 2 लड़के हैं ना, इस चित्र के माध्यम से आप कार्बन क्रेडिट को समझ लीजिए। ये चित्र आपको दिख रहा होगा। एक लड़का है जिसके हाथ में डॉलर है और उसके सर के ऊपर हमने क्या बना दिया है, या मैंने नहीं बना दिया है, या यूएनएफसीसी का क्योटो प्रोटोकॉल हुआ तो कार्बन क्रेडिट जब लाया गया तो इस चित्र को दर्शाया गया था। तो एक व्यक्ति है, डॉलर हाथ में लिया है, ठीक, और उसके सर के ऊपर क्या बना हुआ है, इंडस्ट्री बना हुआ, फैक्ट्री बना हुआ है, ठीक। और उस फैक्ट्रियों से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। और यह व्यक्ति बना क्या रहा है, बिजली बना रहा है, पावर प्लांट। यानी जिस व्यक्ति के हाथ में डॉलर है उसके सर पर जो धुआं निकल रहा है, मेरे विद्यार्थी से देखेंगे हंसेंगे, लाइव क्लास रहती तो इसमें बहुत मजेदार आता। तो धुआं निकल रहा है, डॉलर लेके खड़ा है। वहीं जो दूसरा व्यक्ति है उसका सर हमने ग्रीन कलर में दिखाया है, छोटा सा मासूम सा दिख रहा है।
उसके सर के ऊपर विंड मिल लगी हुई। मतलब यह भी क्या कर रहा है, यह कर रहा है कि पहले वाला जिसके सर पर फैक्ट्री लगी है वह भी बिजली ही बना रहा है, लेकिन इस बिजली बनाने की प्रक्रिया से थर्मल पावर से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। दूसरे वाला भी व्यक्ति है जो बिजली ही बना रहा है, लेकिन वह बिजली किस थ्रू बना रहा है, पवन चक्कियों को थ्रू बना रहा है, विंडमिल के थ्रू बना रहा है। अब देखो बिजली दोनों बना रहे हैं, लेकिन पहले वाले ने धुआं उत्सर्जित किया, दूसरे वाले ने, विंडमिल वाले ने नहीं किया जिसके सर के ऊपर पवन चक्की बनी है। अब समझना, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो फुटप्रिंट होगा, कार्बन फुटप्रिंट इन दोनों का होगा। जिसके सर पर फैक्ट्री है उसका भी होगा, जो व्यक्ति विंडमिल पर लगा हुआ उसका भी होगा। लेकिन देखा जाए तो जिस व्यक्ति के कपार पर यहाँ सर पर फैक्ट्री बनी हुई है वो तो ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, यानी अपनी जरूरत से ज्यादा। मान लो उसका कार्बन फुटप्रिंट 100 ग्राम हो, एग्जाम्पल, अब इंडस्ट्री है तो 100 ग्राम नहीं होगी, लाख टन में होगा, मैं समझा रहा हूं। मान लो उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या हो, 100 हो, समझ गए। लेकिन जो बेचारा विंड मिल लगाया है उसका कार्बन फुटप्रिंट भी 100 है, दोनों का कार्बन फुटप्रिंट क्या है, 100 है, समझना। लेकिन जिसके सर पर फैक्ट्री लगी है वो कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है 150, यानी 50 अपने फुटप्रिंट से ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है। वही जिस पर विंड मिल लगी है वह तो बेचारा कार्बन का उत्सर्जन कर ही नहीं रहा है, यानी उसका जो 100 है 0 कर रहा है। तो अब इसके पास क्या बचा, इसके पास अपने फुटप्रिंट का, जिसके सर पर विंड मिल लगी है, इसका क्या बच गया, इसका 100 जो कार्बन फुटप्रिंट हो बच गया। समझ में आ गई बात। तो अब ये जो फैक्ट्री वाला है वो डॉलर लेके आएगा और कहेगा जिसके सर पर विंड मिल लगे हुए है कि अब तुमने तो उत्सर्जन किया नहीं, तो अपने कोटे का 50 मुझे दे दो, यानी तुम्हारे हिस्से का 50 मैं उत्सर्जित कर दिया हूं एक्स्ट्रा, ठीक। तो यह व्यक्ति 50 देगा अपने हिस्से का। अब कुछ दे नहीं रहा, सिर्फ आंकड़ा दे रहा है, सिर्फ क्या दे रहा है, आंकड़ा दे रहा है। इस व्यक्ति ने एक कार्ड दे दिया, चलो ठीक है, तुमने जो 50 इकट्ठा एक्स्ट्रा किया है वह मेरे हिस्से का कर लिया, तो मुझे पैसा दे दो। यह व्यक्ति क्या ले लेगा, इससे पैसा ले लेगा। यानी एक ऐसा व्यापार है जिसमें कार्बन नहीं खरीदा बेचा जाता है, सिर्फ आंकड़ा दिया जाता है, चलो भाई हमने नहीं उत्सर्जित किया तो हमारा हिस्सा तुम ले लो। समझ में आ गई बात। इसे ही कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन व्यापार, कि जो व्यक्ति या जो संस्था या जो देश अपने कार्बन फुटप्रिंट का उत्सर्जन अपने नियत कोटे से कम कर रहा है वह उन देशों को बेच देता है जो अपने कार्बन फुटप्रिंट का उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं। तो कहोगे ऐसा क्यों लाया गया, ऐसा इसलिए लाया गया कि ढेर सारे जो औद्योगिक विकसित देश हैं उन्होंने तो ढेर सारी फैक्ट्रियां लगा दी हैं। समझ में आ गई बात। लेकिन जो बेचारे विकासशील देश हैं, भूटान है, म्यांमार है, इन सब देशों ने, भारत तो ठीक है अब लगा दिया बहुत ज़्यादा, भूटान है, म्यांमार है, तमाम देश हैं, इन्होंने तो अपना औद्योगिकरण नहीं किया है। तो अब ये कहते हैं अगर हम औद्योगिकरण करेंगे तो जो पूरे यूनिवर्स का कोटा है तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी। तो विकसित देश कहते हैं काम करो, तुम औद्योगिकरण क्यों करोगे, तुमको पैसा चाहिए सड़क बनाने के लिए, तुमको पैसा चाहिए स्कूल खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए, सामान खरीदने के लिए, हम सीधे तुमको डॉलर दे देते हैं। तुम क्लीन एनर्जी का ही प्रोडक्शन करो, तुम विंड मिल लगा के ही बनाओ, तुम ढेर सारा पौधा ही लगाओ, ठीक है, हम तुमको सड़क बनाने के लिए पैसा दे देंगे, बैंक बनाने के लिए डॉलर दे देंगे, ठीक, तुम्हारी अर्थव्यवस्था चल जाएगी। इससे दो काम होगा, हमारी फैक्ट्रियां बंद नहीं करनी पड़ेंगी, तुमको एक्स्ट्रा पॉल्यूशन करना नहीं पड़ेगा, और तीसरी चीज यह व्यापार उन छोटे संस्थाओं और उन देशों को इस बात की प्रोत्साहन देता है कि हम धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन को कम करें, अर्थात कार्बन उत्सर्जन कम करके भी पैसा कमाया जाता है, ठीक। यह कार्बन बाजार का उद्देश्य है। जैसे दिल्ली मेट्रो ने अपना कार्बन बेचा है, कहोगे कैसे, जैसे मान लो दिल्ली मेट्रो से जितनी लोग जाते हैं, अगर ट्रेन से ही इतना जाते और यह ट्रेन सारी डीजल से चलने वाली लगती, इतने लोगों की यात्रा में ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता। वहीं भारतीय रेलवे डीजल कर रही है, तो भारतीय रेलवे अपने कोटे से ज़्यादा कर रही है, तो मेट्रो ने कहा हमारे कोटे का आप बैलेंस कीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, यानी मेट्रो को मिल गया। तो मेट्रो अब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रोजेक्ट ला रही है जिसमें एनर्जी बचे। समझ में आ गई बात ना, ठीक, क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कार्बन ट्रेडिंग। अब हम थोड़ी इसके बारे में जानते हैं
तो ये जो कार्बन ट्रेडिंग है या अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की योजना है। और अगर सही बात कहा जाए कार्बन क्रेडिट की, तो क्या इसमें किया जाता है, हर देश का, हर संस्थान का कार्बन फुटप्रिंट तय कर दिया जाता है। जैसे भारत का कार्बन फुटप्रिंट समझ लो कर दिया गया 100, अमेरिका का भी कार्बन फुटप्रिंट कर दिया गया 100। ठीक, भारत ने उत्सर्जन किया 80, यानी 20 बच गया। अमेरिका ने उत्सर्जन किया 120, तो भारत अमेरिका से कह देगा मेरा 20 वाला आंकड़ा आप खरीद लीजिए, बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। तो सिर्फ 20 का आंकड़ा दे रहा है, दे कुछ नहीं रहा है। यह एक ऐसा बाजार है जिसमें बेचा कुछ नहीं जाता है, लेकिन बिना कुछ बेचे ही बहुत कुछ बेच दिया जाता है। भारत ने अपने कोटे का 20 आंकड़ा अमेरिका को दे दिया, बस भारत को लिखना है कि हमने अमेरिका को दिया, अमेरिका बहुत सारा पैसा दे देगा। भारत कहेगा बड़ी बढ़िया चीज़ है, तो चलो इसी पैसे को हम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, विंड एनर्जी में लगाएंगे, बायोमास एनर्जी में लगाएंगे, ढेर सारा वृक्षारोपण कर देंगे, ताकि एक तरीके से हम और पैसा कमाएं। और हुआ है अभी इसी साल 2020 में भारत में, चूंकि लॉकडाउन लग गया था, तो अपने 2019 में अब चूंकि भारत ने 2015 में एक चलाया था नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, और भारत सरकार तारीफ की पात्र है, बधाई की पात्र है कि भारत सरकार ने अपने उस नेशनल सोलर मिशन पर बहुत काम किया। और कई प्रदेशों ने, आंध्र प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया। तो अगर आप सोलर से बिजली बना रहे हो, तो यानी कोयले से बिजली कम बना रहे हो, तो आपने सोलर एनर्जी का प्रयोग करके कार्बन फुटप्रिंट बचा लिया। वही ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया था। तो 2019 में भारत ने अपने हिस्से के कार्बन के आंकड़े को बेचा किससे? ऑस्ट्रेलिया से। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास है। तो आप लोग कहोगे कैसे सर नियंत्रित करने का प्रयास है? तो दरअसल किया गया कि कार्बन के उत्सर्जन को सीधे मुद्रा से जोड़ दिया गया, मनी से जोड़ दिया गया, डॉलर से जोड़ दिया गया कि अधिक उत्सर्जन करेंगे तो डॉलर देना पड़ेगा, कम उत्सर्जन करेंगे तो डॉलर लेना पड़ेगा, मिलेगा। मान लो जो अधिक उत्सर्जन कर रहा है अच्छा डॉलर देना पड़ेगा, जो कम कर रहा है अच्छा डॉलर मिलेगा। अर्थात जब कार्बन उत्सर्जन को हमने मुद्रा से जोड़ दिया, तो इस मुद्रा से जोड़ने के कारण लोगों को प्रेरणा मिली, संस्थानों को प्रेरणा मिली, देशों को प्रेरणा मिली कि ज्यादा से ज्यादा हम कार्बन को बचाने का प्रयास करें। ठीक, अर्थात कार्बन ट्रेडिंग से सीधा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के व्यापार से है, और उद्देश्य यह है कि कार्बन को मुद्रा से जोड़ करके कार्बन उत्सर्जन में नियंत्रण लाना, और नियंत्रण के लिए ऐसी व्यवस्था बना दिया जाए कि संस्थान और देश खुद प्रेरित होकर नियंत्रण करें। क्लियर हो गई बात? बेसिक समझ गए कार्बन क्रेडिट का, कार्बन उत्सर्जन का। अब थोड़ा एक एक लाइन में इसको हम कुछ फैक्ट बताते हैं। ठीक, अब कहोगे कि इस कार्बन क्रेडिट का निर्धारण कितना किया जाएगा? ठीक, इस कार्बन का मूल्य निर्धारण कितना किया जाएगा? तो किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले अधिकतम कार्बन की मात्रा के आधार पर कार्बन का मूल्य निर्धारण किया जाता है। ठीक, उसी बात को हमने जिसको इजी समझाया एक एक लाइन में पढ़ दे रहा हूं। किसी देश द्वारा उपयोग के लिए निर्धारित उस कार्बन उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा को पूरा उपयोग नहीं करने पर बचे हुए कार्बन के उत्सर्जन के बराबर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। वही हमने कहा कि मान लो भारत का 200 है और उत्सर्जन किया 80, तो भारत को कार्बन क्रेडिट कितने का मिल गया? 20। अब 20 कार्बन क्रेडिट भारत अपना 20 पॉइंट किसी भी बेच सकता है, तो खरीदेगा कौन? जो एक्स्ट्रा उत्सर्जन किया हो। ठीक, वह किसी देश को बेच सकता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़े 2015 के हैं, उसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चीन के द्वारा किया जाता है। ठीक, चीन के बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद भारत तीसरे नंबर पर है। यहां बात आपको ध्यान देना है, यानी सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर भारत। ठीक, कार्बन का उत्सर्जन का सीधा संबंध इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता है, औद्योगिक गतिविधियों से होता है। इसी कारण जो देश जितनी तेज, जो विकसित देश होते हैं कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं। तो यह सिंपल से कुछ आंकड़े हैं। अब थोड़ा सा हम ठीक एक आंकड़ों की बात करते हैं कि ये जो एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, ठीक, या जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन है, इसका थोड़ा सा आंकड़ों पर बात कर लें तो एक ग्राफ बना है। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं, यानी जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जिससे बिजली बनती है, सबसे ज्यादा कार्बन उसी से उत्सर्जित होता है। वर्ल्ड की टोटल ग्रीन हाउस गैस है या कार्बन की बात करो 25.6% उससे उत्सर्जित होता है। आपको इस आंकड़े को थोड़ा एक बार नजर मारनी है, ध्यान से देना है, याद रखना होगा। यानी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर प्लांट करते हैं।
विद्युत उत्पादन करने वाले पावर प्लांट करते हैं। और विद्युत उत्पादन करने वाले पावर प्लांट क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें कोयले की भट्ठी बनाई जाती है बड़ी बड़ी, और पानी को गर्म करके टरबाइन चलाया जाता है। तो जहां कोयला जलेगा वहां सर्वाधिक कार्बन निकलेगा। तो पहली बात ये देखना, इस बात को समझना। दूसरी बात, अगर दूसरे नंबर पर होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। पूरी दुनिया में जो सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन का मामला होता है वो सेकेंड नंबर पर है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिक गतिविधियां। तो औद्योगिक गतिविधियों से दूसरे नंबर पर कार्बन का उत्सर्जन होता है। ठीक। तीसरे नंबर पर जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वह ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से होता है। जो परिवहन से संबंधित ईंधन है, तात्पर्य पेट्रोलियम डीजल से है। तो तीसरे नंबर का कार्बन उत्सर्जन मोटर गाड़ियों से होता है, पेट्रोलियम डीजल से। चौथे नंबर का जो कार्बन होता है वह बायोमास के, जो कार्बन उत्सर्जन होता है बायोमास के जलने से, यानी जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं, पुआल जलाते हैं, जितनी भी चीज़ें हम बाहर जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, पत्ते जला रहे हैं, भूसे जला रहे हैं, पुआल जला रहे हैं, जाड़े इत्यादि के दिनों में खूब आग जला जला तापते हैं, जितने भी कारण हैं, तो लैंड बायोमास बर्निंग से चौथी चीज़ों पर उत्सर्जन होता है। पांचवी पर जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वह होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। ठीक। पांचवें नंबर पर कृषि संबंधी जो गतिविधियां हैं वह कार्बन का उत्सर्जन करती हैं। ठीक। और छठे नंबर पर फॉसिल्स फ्यूल्स, ठीक, जो जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन से पांचवें नंबर पर होता है। तो यह आंकड़े हैं जिसमें चार पांच आंकड़े आपको याद रखने हैं। कार्बन उत्सर्जन नंबर 1 किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। नंबर 2 पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नंबर 3 पर परिवहन ईंधन डीजल पेट्रोल। नंबर 4 पर लैंड बायोमास। नंबर 5 पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसको क्रम से सजाने के लिए एग्जामों में बार बार देता है। यह तो एक आंकड़ा रहा। अब आगे की बात करते हैं। तो कार्बन ट्रेडिंग समझ गए। अब ये कार्बन ट्रेडिंग आई कहां से, समझना। कार्बन ट्रेडिंग आई कहां से? तो कहानी के माध्यम से मैं इसको समझाता हूं। इसमें मैंने लिखा है 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा विकसित 3 विकल्प दिए गए। इसी को मैं आपको थोड़ा सा रुकिए कहानी के माध्यम से समझाता हूं, क्योंकि बगैर कहानी के माध्यम से समझे आप इस मैटर को समझ नहीं पाओगे। देखो, अब मेरे विद्यार्थी रहते तो तुरंत बोलते हाँ सर कहानी के माध्यम से समझाइए। ठीक, कह रहे थे सब साइंस टेक कहानी के माध्यम से समझाइए। तो कल से 6 बजे हम कहानी के माध्यम से स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। ठीक, मैं आपको कहानी सुना सुना करके अंतरिक्ष समझा दूंगा। ठीक ना? यही अगर लाइव क्लासेस होती तो और मजा आता। कहानी सुनाए, चलो कहानी सुनाने के माध्यम से करते हैं। ठीक, हुआ ये 1950 के बाद दुनिया में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ता है, और ये जो 20 साल है ना 70 तक आते जाते। देखो आप कहोगे दुनिया में 20 साल में क्यों बढ़ा? दरअसल 1914 अगर आ जाओ आप, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1900 से लेकर के 1950 तक। अब सीधे आ जाओ, विश्व युद्ध को हटाओ। तो जो पश्चिम के देश है बहुत तेज अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, औद्योगिकरण करते हैं। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? यूरोप में हुई, और औद्योगिक क्रांति यूरोप से पहुंची अमेरिका। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इन सब देशों में बहुत तेज औद्योगिकरण हुआ। तो पश्चिम के देश ने बहुत तेज से कार्बन उत्सर्जन किया। ठीक, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, क्योंकि उधर वाले तो करते थे, इधर वाले करते नहीं थे। हम तो गुलाम थे। एशिया करता नहीं था, गल्फ वाले तभी गधे पर ही बैठ के घूम रहे थे। आज जो खाड़ी के देश है, फरारी और रैंड रोवर से चलते हैं, तब गधे पर ही बैठ के घूम रहे थे। लेकिन दो प्रक्रियाएं एक साथ चली। एक तरफ 50 तक आते आते ये देश आजाद हुए, एशिया वाले। जब एशिया वाले आजाद हुए, इन्हें भी अपना विकास करना है, तो विकास करने के लिए उद्योग लगाएंगे। इसी समय 2-3 चीजें आ गई बहुत व्यापक पैमाने पर। वह आ गई, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग बहुत तेजी से होने लगा, और थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है यह तकनीक आ गई। यानी ज्यादा से ज्यादा अब कोयले की खुदाई होने लगी, थर्मल पावर बनने लगे, इलेक्ट्रिसिटी खूब बनने लगी, यूज होने लगी। तो एक तो नए खिलाड़ी आए, नए देश आए औद्योगिकरण की प्रक्रिया में, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोयलों को जलाना शुरू किए। दूसरी तरफ जो गल्फ के देशों से पेट्रोलियम निकालने की तकनीकी आ गई, रिफाइनरी बना ली गई। तो और पेट्रोलियम के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का बहुत तेजी से विकास होने लगा। मार्केट में गाड़ी, बस, जीप, कार, व्हीकल्स आने लगे थे, यानी पेट्रोलियम से भी कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होने लगा। यानी नए खिलाड़ी आ गए। अब जापान भी औद्योगिकरण शुरू कर दिया, चीन भी औद्योगिकरण शुरू कर दिया, भारत भी शुरू कर दिया,
एशिया के तमाम देश, आसियान के सब औद्योगिकरण शुरू कर दिए क्योंकि ये पिछड़ गए थे। पश्चिम वाले किए ही जा रहे थे। साथ साथ नए मटेरियल आ गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गए, कोयले से थर्मल पावर चलने लगी। तो 70-80 तक जाते जाते बहुत तेजी से कार्बन उत्सर्जन हुआ और धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन के साथ ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, क्लाइमेट चेंज की समस्याएं आने लगी। अब दुनिया में उन लोगों को जो पृथ्वी से प्यार करते हैं, जो पृथ्वी को भविष्य के लोगों को भी बचा कर रखना चाहते थे, उनमें एक खलबलाहट, उनमें एक बेचैनी महसूस हुई और पृथ्वी को बचाने के लिए एक सम्मेलनों का आयोजन शुरू हुआ। और पृथ्वी को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक संस्थान है यूएनएफसीसी के तहत में, जो 1992 में एक रियो डी जेनेरियो है, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, उसमें 1992 में एक सम्मेलन बुलाया गया दुनिया के प्रत्येक देशों का। चूंकि यह सम्मेलन पृथ्वी को बचाने के लिए बुलाया गया था, इसलिए इस सम्मेलन को हम कहते हैं अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। यानी पृथ्वी सम्मेलन कहां बुलाया गया? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो बुलाया गया, ब्राजील में। इसी को रियो समिट भी कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं। अब कहोगे सब लिखा नहीं है, तो सब लिखा नहीं जाता है, कहानी के माध्यम समझा जाता है। ठीक, तो बात हो गई। तो 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन में सारे लोग बैठे तो ये चीजें तो उन्होंने तय कर लिया कि पृथ्वी को बचाना है। और किससे बचाना है? क्लाइमेट चेंज से बचाना है, जीवन को बचाना है। तो क्लाइमेट चेंज कम करना होगा तो क्या करना होगा? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग को कम करना हो तो कार्बन को कम करना होगा। अब समस्या है 2-3 चीजों पर अर्थ समिट में तो निर्णय हो गया कि ठीक है, पृथ्वी को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, कार्बन उत्सर्जन कम करना है, निर्णय हो गया। इसलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन। लेकिन किस तरीके से कार्बन को बचाना है, इस पर निर्णय नहीं हो पाया। फिर 92 से लेकर 93 में मीटिंग हुई, 94 में मीटिंग हुई, 95 में मीटिंग हुई, 96 में मीटिंग हुई। ठीक, समझ में आ गई बात? 97 में मीटिंग हुई, या 97 वाले मीटिंग हुई, जापान का एक शहर है क्योटो। और क्योटो में ही कार्बन बचाने के नियम क्या होंगे, किन तरीकों से कार्बन बचाया जाएगा, इस पर समस्त दुनिया के देशों में एक समझौता हो गया, जो बाध्यकारी समझौता है, अनिवार्य समझौता है कि प्रत्येक देश को उसका पालन करना पड़ेगा। इसीलिए इस समझौते को कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। और इसी में तय किया गया कि कैसे कैसे हम किस स्टेप में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेंगे। बात मेरी समझ में आ गई? और जब यह तय किया गया कि कैसे कैसे हम ग्रीन हाउस उत्सर्जन करेंगे, तो एक काम तो ये कहा गया कि चलो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी लाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करेंगे, सब करेंगे, ये सब तय किया गया। इसके साथ ये भी कहा गया कि जो अतिरिक्त कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है, ठीक, समझ में आ गई बात? अतिरिक्त कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है, उसके लिए क्या किया जाए? तो यहीं से क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया, कहा गया कि हम क्या करते हैं कि अतिरिक्त कार्बन के उत्सर्जन को मुद्रा से जोड़ देते हैं, पैसे की वैल्यू से जोड़ देते हैं, और कार्बन ट्रेडिंग का रूप लाया गया। और कहा गया कि जो देश कार्बन बचाएंगे उन देशों को हम सीधे पैसा दे देंगे, प्रोत्साहन मिलेगा। एवं जो नए छोटे छोटे देश हैं वे तर्क भी नहीं दे पाएंगे कि हमें अपने औद्योगिक विकास के लिए कार्बन का उत्सर्जन करना जरूरी हो गया है। समझ में आ गई बात? ठीक, तो कार्बन ट्रेडिंग का मामला आया 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से। और विकसित देशों को जो कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन करते थे उन्हें 3 विकल्प दिया गया। जो विकसित देश हैं जिन्होंने कार्बन का उत्सर्जन अत्यधिक कर लिया था, उन्हें 3 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प दिया गया उन्हें अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार का, दूसरा विकल्प दिया गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का, और तीसरा व्यापार दिया गया संयुक्त क्रियान्वयन का। अब मैं एक एक को समझता हूं। ठीक, ऐसे जैसे मान लो यह अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार है, तो अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के विकल्प को ही कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है। यानी इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार में कहा गया कि प्रत्येक देश का कोटा फिक्स कर देते हैं, प्रत्येक संस्थान का कोटा फिक्स करते हैं। जो हम पहले आपको बात सारी समझाएं वही है अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। और जो देश एक्स्ट्रा करेगा और जो देश अपने फुटप्रिंट से कम करेगा, तो कम करने वाला देश अपना कार्बन अधिक करने वाले देश को बेच देगा, और इसे ही कार्बन ट्रेडिंग ही कहा गया। और यह अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार का एक हिस्सा है। तो पहले टॉपिक को हमने आराम से कहानी के माध्यम से समझाया था। दूसरी बात कही गई क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की और ज्वाइंट ऑपरेशन की, संयुक्त क्रियान्वयन की। तो हम समझाते हैं। पहली बात तो हम पीछे ही समझा चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार क्या है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार कार्बन व्यापार का ही दूसरा नाम है। इसी के तहत कार्बन व्यापार किया जाता है। दोबारा दोहरा हो जाएगा, बोर हो जाओगे आप लोग, जरूरत नहीं है, बहुत विस्तार से अभी मैंने 2 मिनट पहले समझाया। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की कुछ सूचनाएं देते हैं, फिर इसको भी कहा ऐसे समझाते हैं। ठीक, ये जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है,
इसमें कहा गया कि विकसित देशों में जो सरकार होंगे या कंपनियां होंगी, इन विकसित देशों के पास पैसा ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत कहा गया कि जो विकसित देश हैं वो अपनी तकनीकी का प्रयोग करके, अपने पैसे का प्रयोग करके, ठीक, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लाए, अर्थात स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास करें। जैसे मान लो अमेरिका है, ठीक, पैसा ज़्यादा है, तकनीकी ज़्यादा है, तो बेहतर विंड मिल कैसे बनानी चाहिए, पवन चक्कियां कैसे बनानी चाहिए, इस पर वो क्या करे, रिसर्च करे, निवेश करे और बेहतर पवन चक्कियों को बना करके जो विकासशील देश हैं उन्हें दे कि लो भैया तुम बनाओ, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करो, बहुत कोयला जलाने की जरूरत नहीं है। अब कहोगे क्यों दे, क्योंकि विकसित देशों ने अपने कोटे से ज्यादा का उत्सर्जन किया हुआ है, तो उन पर एक पर्यावरण की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। दूसरी चीज, विकासशील देशों का हक है भाई हम बिजली बनाएंगे, हम थर्मल पावर लगाएंगे, हमारे पास नहीं पैसा है कि हम बेहतर सोलर पैनल पर रिसर्च कर पाए, नहीं, रिसर्च करने में 20 साल लगता है, हमारे पास 20 साल नहीं, हमको तुरंत बिजली बना करके अगली साल अपने जनता को, अपने उद्योगों को देना है। हम विंड मिल बनाने पर, हम सोलर पैनल्स बनाने पर हम नहीं रिसर्च कर सकते। तो इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कहा गया कि विकसित देश स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे, जैसे विंड मिल का विकास करेंगे, सोलर पैनल का विकास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बस का विकास करेंगे, गाड़ियों का विकास करेंगे, ऑटोमोबाइल का विकास करेंगे, सब करेंगे और यह तकनीकी विकासशील देशों को मुहैया कराएंगे और इस तकनीकी के लगाने में जो पैसा होता है उसमें भी निवेश करेंगे। यह दूसरा तरीका लाया गया कार्बन उत्सर्जन को कम करने का। तो आप कहोगे इससे कार्बन उत्सर्जन क्यों कैसे कम होगा? तो होगा ना भाई, अगर मान लो अमेरिका अपने हिस्से से ज़्यादा का कर चुका है, बेचारा भूटान नहीं किया है, तो भूटान करेगा। अब भूटान जाएगा विंड मिल पर रिसर्च करने, उसकी औकात है नहीं है, तो अमेरिका से कहा गया भाई अपना हिस्सा का ज़्यादा कर चुके हैं, तो आप विंड मिल पर रिसर्च कीजिए, सोलर पैनल पर रिसर्च कीजिए, बेहतर विंड मिल सोलर पैनल बनाइए और ले आकर के भूटान में लगाइए। क्लियर हो गया ना? इसे ही कहा जाता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक, क्लियर, सब कुछ क्लियर सबको? अब वही बातें जो हमने आपको कॉन्सेप्ट में एक साथ बता दी, अब इसको हम आपको एक एक सूचनाओं के रूप में बता देते हैं। ठीक, अर्थात जो हमने कहा था कि कार्बन क्रेडिट यह क्या है? कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। यह कार्बन क्रेडिट सही मायने में किसी देश द्वारा किए गए कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा से जोड़ दिया गया है। बातें हमने की गई है। ठीक, अब क्योटो प्रोटोकॉल पर आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में प्रदूषण को कम करने पर, सीधे क्योटो पर कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल में प्रदूषण को कम करने के दो तरीके सुझाए गए। ठीक, पहला तरीका ये कि एक तो कार्बन क्रेडिट को यूनिट में नापा जाना था। ठीक, समझ में आ गई बात? इन तरीकों में पहला यह था कि विकसित देश कम प्रदूषण फैलाने वाली तकनीकी को विकसित करने में पैसे लगाएं या फिर बाजार से कार्बन क्रेडिट खरीद लें। जो हमने उस मैंने दो विकल्प रखा गया उस क्योटो प्रोटोकॉल में कि या तो आप तकनीकी लाइए कि कम कार्बन का उत्सर्जन हो, आप पिछली बातों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, या तो उस तकनीकी को लाइए जिसमें कम कार्बन का उत्सर्जन हो, या तो आप क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पर काम कीजिए। और यदि आप क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पर नहीं काम कर रहे हैं तो सीधे सीधे कार्बन उत्सर्जन बाजार का हिस्सा बनिए, आप कार्बन क्रेडिट खरीद लीजिए। ठीक, समझ में आ गई बात? इसका मतलब है कि दो में से कोई एक काम करना है, या तो आप स्वच्छ ऊर्जा की तकनीकी लाइए या विकसित देशों से कहा गया कि विकासशील देशों के कार्बन को खरीद लें। ठीक, चूंकि भारत और चीन देशों जैसे देशों में जितना इनका कार्बन फुटप्रिंट है उससे उत्सर्जन कम होता है, चीन तो अब क्रॉस कर रहा, भारत अभी भी कम कर रहा है, इसलिए भारत को इस कार्बन ट्रेडिंग के मार्केट से बड़ा लाभ मिलता है। अब कहोगे कि मैंने कहा कि कई निजी क्षेत्र भी इस कार्बन ट्रेडिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, कार्बन क्रेडिट प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक, तो कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए कई कंपनियां जो एक्स्ट्रा ऐसा प्रोजेक्ट लगाती है जिससे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आए या कम प्रदूषण फैलाने वाली तकनीकी के माध्यम से अपनी औद्योगिक गतिविधियां जारी रखें। जैसे कई ऐसे प्लांट हैं जो भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं थर्मल पावर से खरीद करके, लेकिन उन्होंने प्लांटों ने अपने बगल में ही बड़े बड़े सोलर पैनल्स प्लांट लगवा दिए हैं, तट के क्षेत्र हैं विंड मिल के प्लांट लगवा दिए हैं, यानी ये लोग बिजली का भी उपयोग कर रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं। तो इन संस्थानों को क्या मिल जाएगी? कार्बन क्रेडिट मिल जाएगी। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, उसको कार्बन क्रेडिट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना, उसको कार्बन क्रेडिट मिली हुई।
क्योंकि वह अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत को सोलर पैनल से पूरा करता है। विश्व के उन हवाई अड्डों में यह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी दिल्ली वाला शामिल है, जो टोटल ग्रीन एयरपोर्ट है। समझ में आ गई बात? तो अब भाई ग्रीन एयरपोर्ट है तो कार्बन का बिजली भी काम चला रहा है, कार्बन का उत्सर्जन भी नहीं कर रहा है, यानी अपनी बचत कर रहा है। ठीक, अब प्रक्रिया हम बताते हैं कि यह कार्बन ट्रेडिंग कैसे होती है। इस चित्र पर ध्यान देना और क्या करना, इस चित्र में जैसे जैसे जब एग्जाम में पूछेगा कि कार्बन ट्रेडिंग कैसे होती है, तो जैसे इस चित्र में बनाया गया वैसे कॉपी पर ग्राफ बनाना। ऊपर देखो एक पैराग्राफ बनाया गया है जिसमें लिखा है एक कंपनी जो कि कार्बन का ज़्यादा उत्पादन कर रही है और उसे अपना उत्पादन जारी रखने के लिए कार्बन खरीदना है। तो ऐसे बना लो, ब्रॉक्स कार्बन का उत्पादन ज़्यादा कर रही है, यानी या तो कंपनी बंद किया जाए क्योंकि कोटे से ज़्यादा कर रही है। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? लेकिन बंद नहीं करी है, चलाना है, तो अब क्या करेगी? तो कार्बन मार्केट में आएगी। देखो तीर लगा के दिखाया गया, वो कंपनी क्या आएगी? कार्बन मार्केट में आएगी। ठीक, दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जो कि कार्बन का कम मात्रा में उत्पादन कर रही है और ऐसी कंपनी अपना कार्बन बेच सकती है, तो यह भी अपने आंकड़े लेकर के कार्बन मार्केट में आएगी। समझ में आ गई बात? और जब यह कंपनी अपना आंकड़ा लेकर के कार्बन मार्केट में आएगी तो यह करेगी क्या? यह कंपनी उस कंपनी को जो कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा कर रही है अपना बचा हुआ कोटा बेच देगी। यह कार्बन ट्रेडिंग का एक तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका और है कि मान लो कोई ज़्यादा उत्सर्जन करने वाली कंपनी है, इस कंपनी के पास पैसा है और कोई दूसरी कंपनी खुलने जा रही है जो भी बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करेगी, लेकिन ये कंपनी चाहे तो जो नई कंपनी खुल रही है उसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अर्थात स्वच्छ ऊर्जा उद्योग उपयोग करने वाली अपनी प्रौद्योगिकी को लगा दी। यानी खुद आएगी, कहेगी चलो हम सोलर पैनल लगा दे रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो अपनी भट्टियों को तोड़ने में और ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो हम तुम्हारे यहाँ, तुम भट्टियाँ मत बनाओ, तुम चिमनियाँ मत बनाओ, तुम बॉयलर पॉइंट मत बनाओ, तुम्हारे यहाँ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन टेक्नोलॉजी हम लगा देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो एक दूसरा तरीका है, यानी या तो बड़ी कंपनी कार्बन उत्सर्जन अधिक कम करने वाली कंपनी छोटी कंपनी से सीधे कार्बन खरीदेगी, या कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली कंपनी, ठीक, समझ में आ गई बात, ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनी उस कंपनी में निवेश करेगी जो कार्बन कम पैदा कर रही है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की तकनीकी लगा देगी। यह दोनों कार्बन ट्रेडिंग के रूप है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब इसमें कुछ अन्य काम भी किए जाते हैं, या चित्र के माध्यम से आप लोग एग्जाम में लिख लोगे ना, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख लोगे। तो चलो इसमें किया क्या जाता है, कुछ प्रक्रियाओं की बात कर लेते हैं। तो इस कार्बन के व्यापार में प्रत्येक देश या उसके अंदर मौजूद विभिन्न सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, खिलौना उद्योग, सबके लिए क्या किया जाता है, कार्बन उत्सर्जन की सीमा निर्धारित कर दी जाती है। भैया आप इतना ही कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, बात नंबर। दूसरा क्या किया जाता है, ठीक, अब मान लो किसी देश ने अधिक औद्योगिक कार्य करके अपनी निर्धारित सीमा का कार्बन उत्सर्जित कर लिया है और उत्पादन कार्य जारी रखना चाहता है, तो वह किसी ऐसे देश से कार्बन को खरीद सकता है जिसमें अपनी सीमा का आवंटित कार्बन उत्सर्जन नहीं किया है। यह भी काम हो सकता है। ठीक, अब कहोगे कार्बन का उत्सर्जन का कर्ता कौन है? इस कार्बन उत्सर्जन को करता यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इसे UNFCCC कहा जाता है। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा किया जाता है। तो यह जो संस्थान है, भूलना मत, यही प्रत्येक देशों के कोटे का निर्धारण करता है। समझ में आ गई बात? अब हमें एक मुद्दा पर विचार करना होगा कि इस मार्केट है कितना बड़ा भाई, इतनी बड़ी चर्चा में है यह बाजार, तो कितना बड़ा है? तो देखो पिछले कुछ वर्षों में क्योटो प्रोटोकॉल के बाद, ठीक, बड़ा तेज ये मार्केट बढ़ा है और भविष्य भी इसका बहुत बढ़ने वाला है। ठीक, कहा जाता है कि जो कार्बन क्रेडिट का जो एवरेज ग्लोबल ट्रेड है लगभग $6 बिलियन का अनुमानित किया गया था, जिसमें भारत का योगदान लगभग 22 से 25% होने का अनुमान है। यानी $6 बिलियन में भारत का कितना हो जाएगा, 22 से 25%। भारत ने लगभग 30 मिलियन क्रेडिट्स जमा किए हैं, यानी भारत के पास स्टोर हो रहा है और आने वाले समय में संभवतः 140 मिलियन क्रेडिट्स और तैयार हो जाएंगे, जिन्हें विश्व बाजार में बेच करके पैसा कमाया जा सकता है। एक कार्बन यूनिट 1 टन कार्बन के बराबर होता है, अर्थात भारत ने 30 मिलियन क्रेडिट्स जमा कर लिए हैं, तो 30 मिलियन टन कार्बन के बराबर वो बेचेगा, पैसा लेगा और भविष्य में उम्मीद है 140 मिलियन टन और इकट्ठा करेगा। यानी इस बाजार में भारत की बड़ी संभावनाएं हैं। भारत इससे दो फायदा होगा,
एक तो कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा है तो कार्बन बेचेगा, और जो कार्बन बेच के पैसा मांगे मिलेगा, भारत क्या करेगा, उसका सीधे के सीधे क्लीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा। उसका सीधे सीधे कहाँ निवेश करेगा, क्लीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा। समझ में आ गई बात। अब अगर देखा जाए तो 2017 तक का एक अनुमान लगाया था कि 150 अरब डॉलर कार्बन ट्रेडिंग से कमाए जा सकते हैं अगर भारत चाहे तो खाली पड़ी 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगा दे। यानी भारत के पास 15 लाख हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है जो बंजर है, जिस पर कोई खेती नहीं हो रही है। ठीक, जंगलों के आसपास की जमीन है, रेलवे ट्रैकों के आसपास की जमीन है, खाली पड़ेगी। अगर इस 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर भारत पेड़ लगा दे तो कितना कमा सकता है, 150 अरब डॉलर कमा सकता है। दोनों फायदे हैं, पेड़ लगा के पैसा भी कमा सकता है, साथ साथ पेड़ लगा करके अपने देश की वायु को भी शुद्ध कर सकता है, लोगों के जीवन को भी बचा सकता है, पर्यावरण में संतुलन मिला सकता है। तो यह कार्बन ट्रेडिंग इतनी मजेदार चीज है कि हमने क्या कहा था कि इससे प्रोत्साहन देना है। हमने कहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल में यह तय किया गया कि एक तरफ कार्बन उत्सर्जन करने वाले संस्थाओं और देशों पर एक अंकुश भी लगाया जाए, दूसरी तरफ कार्बन उत्सर्जन न किया जाए, इसके लिए प्रोत्साहन भी किया जाए। और इसका सबसे जरूरी उपाय था, क्योटो प्रोटोकॉल में महसूस किया गया कि उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, ढिढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। हम कितना भी टेलीविजन से पर्यावरण नैतिकता पढ़ाते रहे, पर्यावरण संवेदनशीलता पर बात करेंगे, कोई माने बनेगा नहीं जब तक उसको सीधे पैसे से नहीं जोड़ दिया जाएगा। अभी हम ही आप हैं, पेड़ लगाते हैं नहीं लगाते हैं, लेकिन कॉमन व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप पेड़ लगाइए, आपको प्रति पेड़ 500 रुपया मिलेगा सालाना। देखो साल भर में हजारों पेड़ लगा देगा, 100 रुपया मिल 50 रुपया मिल रहा हो तो कई पेड़ लगा देगा। तो इसमें भी वही साधारण मनुष्य की मानसिकता को समझा गया और क्या किया गया, मुद्रा से जोड़ दिया गया। ठीक, यानी आंकड़े भी कहता है कि भारत को तेजी से अपने खाली पड़ी जमीनों, ये सब एग्जाम में लिखिएगा जब पूछेगा, समझ गए ना। विशेषज्ञ कहते हैं कि 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाकर वातावरण में हर साल 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखी जा सकती है। अब इसका बड़ा मजेदार चीज है कि एक तरफ पेड़ लगाते हैं तो दो फायदा मिलता है ना। एक तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, एक ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पेड़ लगाता है वह वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। कैसे कम करता है भैया, वो पेड़वा फोटोसिंथेसिस करेगा ना, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इससे वो वातावरण में अतिरिक्त कार्बन को सोख लेता है। ठीक, इस कार्बन क्रेडिट के माध्यम से जो नगरीय निकाय भी अपना कार्बन ट्रेडिंग बेचने लग रहे हैं, जो हमारे नगरीय निकाय है, नगर निगम है ना, तो नगरीय निकाय जो रासायनिक संयंत्र हैं, तेल उत्पादन से जुड़ी संस्थाएं हैं, ठीक, यह सारी लोग क्या करती हैं, जो कचरा प्रबंधन करने वाली संस्थाएं हैं या जो वृक्षारोपण के काम करने वाले लोग एनजीओ हैं, ये सभी क्या करते हैं, यूएनएफसीसी से संपर्क करते हैं। मान लो वृक्षारोपण करने वाला एनजीओ है, यूएनएफसीसी से संपर्क कर लिया, वो बताएगा कि साहब देखिए हमने 1 लाख पेड़ लगा दिया, तो यूएनएफसीसी कहेगा अच्छा 1 लाख पेड़ लगाया तो आप इतना कार्बन सोखेंगे तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो जो इंडस्ट्री ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रही है उससे इनको पैसा दिलवा देता है, जिससे पेड़ लगाने संस्थानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कई नगरीय निकायों को, जैसे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ने अपना कार्बन क्रेडिट बेचा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ने बहुत ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करके, प्लांटेशन पर काम करके, और उसने बहुत ज़्यादा कार्बन क्रेडिट बचाया है और यूएनएफसीसी से बेचा है। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज़्यादा पैसा मिला है यूएनएफसीसी से, तो उससे वो पौधारोपण का काम करेगा। तो ये चीज़ें हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें, ठीक, भारत में जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, आप एक्सचेंज देखते होंगे, सेंसेक्स देखते होंगे, पढ़ाऊंगा मैं। तो भारत में जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, इसके माध्यम से इसके व्यापार में शामिल हुआ जा सकता है। यानी कोई एनजीओ, कोई नगर पंचायत, कोई भी संस्थान है तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जाएगा और उसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट में खरीद बिक्री में शामिल होता है। ठीक, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी है कि इसकी प्रक्रिया की जानकारी बहुत कम है कि कैसे पर्यावरण बचाने के साथ साथ यह प्रयास आपको आर्थिक लाभ दे सकता है, इसकी जानकारी बहुत लोगों को कम है। समझ में आ गएगा। तो थोड़ी सी जरूरत है, आप हम भी कर सकते हैं काम, लोगों को शामिल करने की, और ये सभी एग्जाम में लिखना है। समझ में आ गई बात, नहीं उपदेश नहीं, एग्जाम में लिखना है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन क्रेडिट है वो अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। कार्बन क्रेडिट सही मायनों में आपके द्वारा दिया गया कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए धन से जोड़ दिया गया। इतनी बातें हैं, समझ में आ गई बात। अब कुछ और विश्लेषण, कुछ टॉपिक जान लीजिए ताकि जो आपके एग्जाम में थोड़ा मटेरियल बढ़ाए। अगर भारत और चीन सहित कुछ अन्य एशियाई देश जो वर्तमान में विकासशील अवस्था में हैं, उन्हें इसका लाभ मिलता है क्योंकि वो कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए यूएनएफसीसी से संपर्क करके उसके मापदंडों के अनुसार कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित कर सकते हैं।
लाभ मिल रहा है। हमने बार बार कहा भारत चीन इत्यादि को लाभ मिल रहा है। ठीक, साथ साथ जो नगरीय निकाय है, रासायनिक संतरण है, ये लोग यूएनएफसीसी से संपर्क करके पैसा कमा करके बेच सकते हैं। ठीक, यानी ये सब चीजें जान करके, ठीक, हम कह सकते हैं सीधी सीधी बात, आज हमने पढ़ा कार्बन उत्सर्जन, कार्बन व्यापार, कार्बन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, और क्योटो प्रोटोकॉल से इस कार्बन बाजार का जन्म हुआ। यह कार्बन बाजार का हमने कहा कि आज का टॉपिक दो चीजों से जुड़ता है। एक टॉपिक यह जुड़ता है सीधे के सीधे किससे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से। दूसरा टॉपिक यह जुड़ता है इकोनॉमी से। तो ये कार्बन मार्केट इतना बड़ा आर्थिक संभावनाओं का क्षेत्र है कि हमारी नगर पंचायतें चाहे तो पैसा कमा सकती हैं, हमारी सोलर प्लांट चाहे तो पैसा कमा सकते हैं, छोटी छोटी कंपनियां चाहे तो पैसा कमा सकते हैं, हमारे ग्राम पंचायत पैसा कमा सकती है, हम आप पैसा कमा सकते हैं, हमारे एनजीओ पैसा कमा सकते हैं। तो एक तो आर्थिक लाभ भी हो सकता है और दूसरा पर्यावरण बच भी सकता है। और कुछ नहीं, इस जो पूरा का पूरा कार्बन क्रेडिट का मार्केट था, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना के पीछे यही सोच काम कर रही थी कि जब हम कार्बन की बचत को इकोनॉमिक प्रॉफिट से जोड़ देंगे, आर्थिक फायदे से जोड़ देंगे, लोगों के पॉकेट से जोड़ देंगे, तो लोग कार्बन बचत में शामिल हो जाएंगे और कार्बन बचत एक कार्बन बचाने का आंदोलन बन जाएगा। हो भी रहा है और इसीलिए कार्बन क्रेडिट को लाया गया, कार्बन मार्केटिंग को लाया। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों, आज कार्बन क्रेडिट समझ गए, प्री के हिसाब से भी समझ गए, मेंस के भी हिसाब से समझ गए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के भी हिसाब से समझ गए। ठीक, और ठीक, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के हिसाब से समझ गए, इन सब चीज़ों से समझ गए, इकोनॉमी के हिसाब समझ गए। मुझे अब उम्मीद है कि आपका यह टॉपिक तैयार हो गया है। तो आप लोग फिर मिलेंगे कल 6 बजे से 7 बजे, ऐप पर मिलते हैं साइंस टेक के लिए। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अनअकैडमी से जुड़िए और हमारा रेफरल कोड लोकेश 1 जरूर इस्तेमाल करें। धन्यवाद।